तो चलिए आज आपके लिए फिर हम लेकर के आए हैं आपका बिहार पुलिस स्पेशल टॉप 10 क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है और एग्जाम के विषय काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो टॉप 10 क्वेश्चन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा। अगर आप बात करें हम कि हमारे वायुमंडल में कितने ग्रह हैं, तो हमारे वायुमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। फिर आपसे पूछे कि सूर्य क्या सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार हमारे वायुमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। आपसे पूछा है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह आज आपका शनि है। क्या आपका है? शनि है। सबको लग रहा होगा मन में नहीं सर बृहस्पति है, तो हम यह बताएं आपको कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन आपका है? शनि है। कौन आपका है? शनि है। अब बात करते हैं शनि को क्या कहते हैं हम लोग, तो शनि को हम लोग सैटर्न के नाम जानते हैं। किस नाम से? सैटर्न। इसका रंग काला है। कैसा रंग है? काला। पूछेगा आपसे किस ग्रह का रंग काला है, तो शनि का रंग। बृहस्पति का रंग कैसा है, तो आपका पीला। कैसा आपका है? पीला। पृथ्वी का कैसा है, तो नीला। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन था, यानी सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा आपका है, तो शनि है। कौन सा आपका है? शनि। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। बृहस्पति का सबसे बड़ा एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमुड। क्या नाम है? ज्ञानीमुड। ज्ञानीमुड का है? बृहस्पति का है। चलिए दूसरा आपका है सूरजताल झील। सूरजताल झील किस राज्य में है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 ताल वाला, एक सूरजताल और एक चंद्रताल। एक सूरजताल और एक आपका है चंद्रताल। दोनों ताल की बात करें, सूरजताल या चंद्रताल, यह दोनों झील आपका कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील और चंद्रताल झील कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। बाकी आपको यदि ताल से और भी कोई नाम आए तो आप सीधे बताइएगा उत्तराखंड में। कहाँ बताइएगा? उत्तराखंड में। सिर्फ 2 ताल को छोड़ा करके, पहला कौन सा? सूरजताल और दूसरा चंद्रताल। सूरजताल झील और कौन? चंद्रताल झील कहाँ आपका है? हिमाचल प्रदेश। बाकी नकुचिया ताल, तालाताल, राकस ताल, ये सभी झील कहाँ पड़ते हैं? ये आपको पड़ते हैं उत्तराखंड में। कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में। जितने भी ताल से नाम की झील आएंगे, ताल के नाम से झील आएंगे, वो सभी झील कहाँ पड़े आपको? उत्तराखंड पड़ेंगे। एक बात और याद कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित झील, तो जितना भी इस नाग के नाम से आएगा, शेषनाग, बैरीनाग, सभी झील जो हैं वो पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। नाग के नाम से प्रत्येक झील जम्मू कश्मीर में, और 2 झील चंद्रताल और सूरजताल झील यह पड़ता है आपको कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और बाकी ताल के नाम से जितने भी झील आएंगे सब बताएगा कहाँ? उत्तराखंड में। चलिए तीसरा आपका है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है। देखिए ध्यान से, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और इसका स्थापना हुआ था 1936 में। 1936 में जब इसका स्थापना हुआ था, उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। जब इसका स्थापना हुआ था, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में। अब आपसे पूछे कि इसी नेशनल पार्क में एक नदी बहती है, इसका नाम है रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा। आज इसी नदी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम पड़ गया है रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा? रामगंगा नेशनल पार्क। तो हम जाने अभी आपको कि हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। चलिए चलते हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। कितने हैं? 3 हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। पहला क्या आपको है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि रखा गया है। किसको? कृषि को। और प्राथमिक क्षेत्र को प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956, इसी के बीच इसमें विशेष जोर दिया गया। किस पर? प्राथमिक क्षेत्र पर। द्वितीय उद्योग पर है और तृतीय क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र है। तो हम जाने कि अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र हैं, तो 3 क्षेत्र हैं। कितने हैं? 3 क्षेत्र। चलिए अगला आपका है 5वां, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, यह काफी कंफ्यूज होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना जब आपका चैत शुरू हो, तो चैत से मानिए यह आपका प्रथम महीना है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा आपका है? चैत है। कौन सा है? चैत है। और अंतिम महीना कौन आपका? फागुन। अंतिम कौन आपका? फागुन। पहला महीना चैत और अंतिम महीना फागुन।
तो इसका आंसर होगा चैत, चैत। और अंतिम महीना फागुन। अब देखिएगा छठा क्वेश्चन, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप याद कीजिएगा कि जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हुआ था 1206 में, तो उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक बना था। मृत्यु के पश्चात यानी 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश आया था और इसका स्थापना 1206 में हुआ था। जिसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश को एक और नाम जानते हैं, गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश? दास वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। दास वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यह मोहम्मद गौरी का दास था, इसलिए दास वंश कहते हैं। और मामलुक वंश क्यों कहते हैं? तो मामलुक वंश कहने का अर्थ है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके माता पिता किसी के बस में नहीं थे, अर्थात स्वतंत्र थे, लेकिन उनसे आने वाला संतान किसी का बस में हो गया, यानी गुलाम बन गया, इसीलिए इस वंश को हम लोग मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश आपका आएगा तो गुलाम वंश आपका आएगा। क्या आपका? गुलाम वंश। चलिए इसका भी आपका आंसर हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश के संस्थापक थे। इसका कब? 1206 से 1210 तक इनका चला था, 1210 तक। 1206 में स्थापना किए और 1210 में इनका मृत्यु हो गया था। मृत्यु हुआ था चौगान खेल खेलते समय घोड़े से गिर करके। चौगान किस खेल खेलते हैं? तो पोलो खेल को बोलते हैं चौगान खेल। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका है 7वां, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश आया था उसका नाम था गुलाम वंश। आखिर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसको बोलते हैं? वास्तविक किसको बोलते हैं? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं इल्तुतमिश को। इसको इल्तुतमिश को बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? आपका इल्तुतमिश है। यह किसका गुलाम था? यह भी आपका आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। कौन? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, लेकिन पहली बार दिल्ली के किसी राजा ने अर्थात इल्तुतमिश ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। इसी कारण इसको हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। चलिए अगला आपका है 8वां है, दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश कौन था? देखिए दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश आए थे। पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश आए थे। पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इस वंश का सबसे अंतिम जो आपका वंश था आपका लोदी वंश था। कौन वंश था? लोदी वंश। पहला पूछे तो गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलो लोदी थे। कौन थे? लोदी वंश जो गुलाम दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश, इसके संस्थापक बहलो लोदी और इसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने पानीपत के पहला युद्ध 1526 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था, यानी पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इसका मृत्यु हो गया था। किसका? इब्राहिम लोदी का। तो यह गुलाम दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा? लोदी वंश है। प्रथम कौन का? प्रथम है सॉरी पहला क्या नाम का है? गुलाम वंश। पहला क्या है? गुलाम वंश। दूसरा क्या है? खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। चलिए अगला आपका है बंगाल विभाजन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। इस समय वहां गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल विभाजन होते समय वहां के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अंततः इसे 1911 में निरस्त कर दिया गया, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और जब रद्द हुआ था तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो आप कहिएगा लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। रद्द क्यों किया गया था? क्योंकि उसी समय जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था और उसी की याददाश्त में कलकत्ता से भारत राजधानी कहाँ जाना था? दिल्ली। यानी 1911 में कलकत्ता से भारत राजधानी कहाँ चला गया? दिल्ली प्रस्तावित हुआ, लेकिन बना कब? 1912 में। तो
तो आप जान गए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। निरस्त कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ? देखिएगा ध्यान से, संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ? तो हमारे संविधान का निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन। इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत हमारे संविधान का निर्माण किया गया। अगर पूछे आपसे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को आया था। कब? 24 मार्च 1946 को आया था। ये क्यों आया था? भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए। क्यों? भारत का संविधान कैसे बनेगा, इसके लेकर के अंग्रेज की तरफ से एक मिशन भेजा गया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य हैं। कितने थे? 3 सदस्य। और पहला का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा एबी अलेक्जेंडर और तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स। फिर सुनिएगा, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक स्टेफोर्ड क्रिप्स, यह 3 सदस्य हैं और तीनों आकर के हमारे संविधान के निर्माण करने के लिए विचार विमर्श रखा। और इसी मिशन के संस्तुति पर हमारे भारत के विस्तृत संविधान का निर्माण हुआ। जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय इन्होंने तय किया कि 389 व्यक्ति संविधान में चल करके आएंगे। तो यह आज का आपका टॉप 10 क्वेश्चन था। तो ऐसा आपको काफी बेहद सही लगा होगा। अगर सही लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका नेक्स्ट वीडियो फिर आपको बनने वाला है। धन्यवाद।